नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 62 आज आपके लिए लेकर आया हूं। इसके पहले आपके टीचिंग मेथड के जो 61 टेस्ट हुए हैं उनकी प्लेलिस्ट मैंने वीडियो के एंड स्क्रीन में लगा दी है, तो आप पिछले 61 टेस्ट अटेंड वहां से कर सकते हो। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे, बिल्कुल नए प्रश्न। जो 100 टेस्टों की ये सीरीज चल रही है साथियों, तो टोटल 2500 प्रश्नों की ये सीरीज आप कह सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये पेपर रीट लेवल 1 वालों के लिए, लेवल 2 वालों के लिए, साथ ही थर्ड ग्रेड में लेवल 1 वालों के लिए और लेवल 2 वालों के लिए जो मुख्य पेपर होगा उसके लिए भी बेहद उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 1 है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण है। भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या और विषय वस्तु में वैविध्य। तो देखो, जब भी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाता है, मतलब किताब बनाई जाती है, तो साथियों उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होता है? पाठों की संख्या, कि भाई 10 पाठ रहेंगे, 12 पाठ रहेंगे, 15 पाठ रहेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती है। 10 रख दो, 11 रख दो, 12 रख दो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तीसरा ही विकल्प आपके प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे साथियों। आपके प्रश्न संख्या 2 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? केवल कहानियां अथवा कविताओं को, विदेशी साहित्य की रचनाओं को, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो और जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर बताओ, कौन सा विकल्प आपके दूसरे प्रश्न में सही है? तो देखो, दूसरे प्रश्न में दूसरा विकल्प तो पूर्णतः गलत है। विदेशी साहित्य की रचनाएं प्राथमिक स्तर पर नहीं होती है साथियों। यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है विकल्प नंबर 3। प्राथमिक स्तर की जो भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है उसमें ऐसी रचनाएं होनी चाहिए जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो। जिस परिवेश में, जिस वातावरण में बालक रहता है उससे जुड़ी रचनाएं होनी चाहिए और जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। तो तीसरा विकल्प भी, यहाँ पर भी तीसरा ही विकल्प आपके प्रश्न नंबर 2 में सही उत्तर है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 3 है, आगमन शिक्षण विधि आधारित है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो बताओ प्रश्न नंबर 3 में आगमन शिक्षण विधि इनमें से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? साथियों, आगमन शिक्षण विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ती है और विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ती है। मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प गलत है। आगमन शिक्षण विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 4, निगमन विधि का आधार है उदाहरणों से सूत्र की ओर, सूत्र से उदाहरणों की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को आप यहाँ से हटा दीजिए। देखिए, विशिष्ट से सामान्य की ओर तो यहाँ पर आपके आगमन विधि जाती है और यहाँ पर बात की जा रही है निगमन विधि के आधार की। साथियों, यह उदाहरणों से सूत्र की ओर नहीं बढ़ती है, बल्कि निगमन विधि सूत्र से उदाहरण की ओर बढ़ती है और यही निगमन विधि का आधार भी है। इसलिए प्रश्न संख्या 4 में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 5वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 5, निम्न में से व्याख्यान विधि का पद नहीं है? तैयारी, प्रयोग, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन। तो इसमें जो पद व्याख्यान विधि का नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 5 में करना है। साथियों, व्याख्यान विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि होती है जिसमें तैयारी शिक्षक के द्वारा की जाती है, प्रस्तुतिकरण शिक्षक के द्वारा किया जाता है और मूल्यांकन भी शिक्षक के द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रयोग व्याख्यान विधि में नहीं होता है। इसलिए आपके प्रश्न संख्या 2 में सही आंसर है। अगर प्रयोग के साथ यहाँ पर व्याख्यान दिया जा रहा है तो वो व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि कहलाती है, अगर व्याख्यान के साथ प्रयोग भी किया जा रहा है तो। इसलिए विकल्प नंबर जो 2 है ये व्याख्यान विधि के पदों में सम्मिलित नहीं होगा। तो 5वें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 6 है,
बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है अवलोकन विधि, प्रयोगशाला विधि, अन्वेषण विधि और इनमें से सभी। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने वाली विधि कौन सी विधि है साथियों? प्रयोगशाला विधि वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि नहीं है, इसलिए ये गलत है, तो सभी वाला भी गलत हो गया। अब आपके पास दो विकल्प बचे, अवलोकन और अन्वेषण। अन्वेषण मतलब खोज विधि की बात की जा रही है, और अवलोकन विधि इसका बिल्कुल सही आंसर है साथियों। बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की जो विधि है वो आपके अवलोकन विधि है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 6 में बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 7वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 7 आपसे क्या पूछ रहा है? किस शैक्षिक तकनीकी को व्यवहार तकनीक कहा जाता है? हार्डवेयर उपागम को, सॉफ्टवेयर उपागम को, प्रणाली विश्लेषण को और इनमें से सभी को। तो जिस शैक्षिक तकनीक को व्यवहार तकनीक के नाम से जाना जाता है वो किस विकल्प में दे रखा है? 7वें प्रश्न में राइट आंसर बताइएगा। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है? तो चलिए आंसर देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 7 में जो सॉफ्टवेयर उपागम होता है इसको व्यवहार तकनीक के नाम से जाना जाता है। किसको? सॉफ्टवेयर उपागम को। तो 7वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 8, मैजिक लैंटर्न में प्रयुक्त होती है फिल्म स्ट्रिप प्रयुक्त होती है, वास्तविक पदार्थ प्रयुक्त होते हैं, ट्रांसपेरेंसी या कांच की पारदर्शक स्लाइड। तो जो मैजिक लैंटर्न है, जादुई लालटेन, जो कि एक दृश्य सामग्री है। कैसी सामग्री है? दृश्य। दृश्य होने के साथ में यह एक प्रक्षेपी सामग्री भी है साथियों। और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्न संख्या 8 में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। इसमें कांच की पारदर्शक स्लाइड का प्रयोग किया जाता है जादुई लालटेन में। 8वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। तो 9वां प्रश्न देख लेते हैं। छोटी कक्षाओं में गणित की निरस्ता दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि और खेल विधि। तो प्रश्न संख्या 9 में राइट आंसर बताओ कि बच्चों की जो निरस्ता है गणित के प्रति उसको दूर करने के लिए छोटी कक्षाओं में इनमें से कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी? प्रश्न संख्या 9 में जो राइट आंसर है साथियों वो रहेगा विकल्प नंबर 4। खेल विधि जो होती है यह गणित की निरस्ता दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है छोटी कक्षाओं में। तो 4th विकल्प ही आपके प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 10वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 10, मूल्यांकन किया जाता है, उपलब्धि की जांच हेतु किया जाता है, अस्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, कक्षा में प्रोन्नति के लिए किया जाता है या प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए किया जाता है। तो बताओ इनमें से किस विकल्प में सही आंसर दे रखा है? मूल्यांकन आखिर क्यों किया जाता है? तो साथियों तीसरा विकल्प पूर्णतः गलत है। कक्षा में प्रोन्नति के लिए मूल्यांकन नहीं किया जाता है। तो पहला, दूसरा या चौथा कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 10 में सही है? साथियों मूल्यांकन उपलब्धि की जांच करने के लिए किया जाता है कि बालक ने जो पढ़ा है, जो सीखा है, आखिर उसने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, उसकी उपलब्धि कितनी है, इस चीज़ के लिए मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 10 का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 11वें प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। 11वां प्रश्न है आपके, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने, किलपेट्रिक ने, जॉन ड्यूवी ने और B.F. स्किनर ने। तो इनमें से खोज विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? साथियों यहाँ पर देखिए, स्किनर ने तो अभिकर्मित अनुदेशन विधि दी है, जॉन ड्यूवी ने करके सीखना बताया है, किलपेट्रिक ने प्रयोजना विधि दी है और खोज विधि जिसको अनुसंधान विधि भी कहते हैं, जिसको ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। साथियों इस विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा किया गया है और यह बाल केंद्रित विधि है। कैसी विधि है साथियों? ये एक बाल केंद्रित विधि है। विकल्प नंबर आपका 1 प्रश्न नंबर 11 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 12वें प्रश्न को देखेंगे। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है, विषय वस्तु से होता है, मूल्यांकन की विधियों से होता है, उद्देश्यों से होता है और सीखने की प्रविधियों से होता है। तो बताओ प्रश्न नंबर 12 में आपके कौन सा विकल्प सही है?
मूल्यांकन का निकटतम संबंध साथियों इनमें से किससे होता है? तो चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए, विषय वस्तु, सीखने की विधियां या सीखने की प्रविधियां, इनसे नहीं बल्कि मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है? उद्देश्यों से होता है साथियों। क्योंकि मूल्यांकन क्यों किया जाता है? ये जानने के लिए कि जो निर्धारित उद्देश्य है, इन उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है, ये इसीलिए साथियों मूल्यांकन किया जाता है। अतः मूल्यांकन का निकटतम संबंध उद्देश्यों से होगा। विकल्प 3 आपके प्रश्न 12 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 13वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना किसका मूल उद्देश्य है? कहानी शिक्षण का, रचना शिक्षण का, गद्य शिक्षण का और पद्य शिक्षण का। तो बताइए प्रश्न नंबर 13 में कौन सा विकल्प आपका सही है? अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना साथियों किसका मूल उद्देश्य माना जाता है? देखो, पद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य रसानुभूति व भावानुभूति कराना होता है। गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य यहाँ पर छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना होता है। कहानी शिक्षण का मूल उद्देश्य छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना होता है। और अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना रचना शिक्षण के मुख्य या मूल उद्देश्यों में आता है साथियों। इसलिए 13वें प्रश्न में आपके जो दूसरा विकल्प है यही बिल्कुल सही आंसर है। अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना रचना शिक्षण का मूल उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 14वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? पाठ योजना के 3 रूपों में सम्मिलित नहीं है। ज्ञान के लिए पाठ योजना, रसानुभूति के लिए पाठ योजना, कौशल के लिए पाठ योजना और जांच कार्य के लिए पाठ योजना। तो बताइए प्रश्न नंबर 14 में कौन सा विकल्प आपका सही है? जो पाठ योजना के 3 रूप होते हैं उसमें किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है साथियों? 14वें प्रश्न में जो राइट आंसर है, देखिए, ज्ञान के लिए भी पाठ योजना होती है, कौशल के लिए भी पाठ योजना होती है और जांच कार्य के लिए भी पाठ योजना होती है, लेकिन रसानुभूति के लिए पाठ योजना नहीं होती है। अतः दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 14 में बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 15वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 15 है। प्रश्न संख्या 15 संस्कृत के शिक्षण से है। वैदिक काले अस्मादेव संस्कारात् परम शिक्षा यह प्रारंभ है। गर्भाधान संस्कारात्, कर्णवेद संस्कारात्, नामकरण संस्कारात् और उपनयन संस्कारात्। तो एक बार आप प्रश्न को समझो, हिंदी अर्थ करो और फिर उसके बाद में इसके सही उत्तर का चयन करो साथियों। 15वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। देखिए, वैदिक काले मतलब वैदिक काल में अस्मादेव संस्कारात् परम शिक्षा यह प्रारंभ, मतलब जो है 16 संस्कार होते हैं साथियों। इसमें शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता है? गर्भाधान संस्कार से शिक्षा का आरंभ होता है, कर्ण वेद संस्कार से शिक्षा का आरंभ होता है, नामकरण संस्कार से होता है या उपनयन संस्कार से होता है। तो साथियों 15वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है, उपनयन संस्कार से शिक्षा का आरंभ वैदिक काल में होता था। विकल्प 4 आपके प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16वां प्रश्न है आपके, गद्य शिक्षण विधि नास्ति, व्याख्या विधि है, उद्बोधन विधि है, अनुवाद है विधि है और दंडान्वयी विधि है। अर्थात गद्य शिक्षण की विधि इनमें से कौन सी नहीं है? नास्ति मतलब नहीं है, तो व्याख्यान विधि नहीं है, अनुवाद विधि नहीं है, दंडान्वयी विधि नहीं है या उद्बोधन विधि नहीं है। साथियों 16वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर रहेगा, देखिए, व्याख्यान विधि का प्रयोग गद्य शिक्षण में किया जाता है, उद्बोधन विधि का भी किया जाता है और अनुवाद विधि का भी किया जाता है, लेकिन दंडान्वयी विधि का प्रयोग गद्य शिक्षण में नहीं बल्कि पद्य शिक्षण में किया जाता है। किसमें किया जाता है साथियों? दंडान्वयी विधि का प्रयोग पद्य शिक्षण में किया जाता है। इसलिए 16वें प्रश्न में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 17वां प्रश्न है, नाट्य शिक्षणस्य विधि नास्ति, कक्षाभिनय विधि है, रंगमंच विधि है, पारायण विधि है, आदर्श नाट्य विधि है। देखो, एक चीज है जिसके संस्कृत नहीं है वो भी इन प्रश्नों को करना, क्योंकि मैं इसका हिंदी अर्थ भी आपको बता रहा हूँ, तो अन्य सब्जेक्टों में भी हिंदी अर्थ में ये चीजें आती है साथियों। तो नाटक शिक्षणस्य विधि नास्ति मतलब नाटक शिक्षण की विधि नहीं है। कक्षाभिनय विधि, रंगमंच विधि, पारायण विधि और आदर्श नाट्य विधि। साथियों, नाटक शिक्षण की विधियों में कक्षाभिनय विधि आती है, रंगमंच विधि भी नाटक शिक्षण की विधि है, आदर्श नाट्य विधि भी नाटक शिक्षण की विधि है, लेकिन जो पारायण विधि है साथियों ये नाटक शिक्षण की विधियों में सम्मिलित
नहीं होती है। अतः 17वें प्रश्न में आपके विकल्प नंबर जो 3 है यही आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 को देख लेते हैं। तो आपके 18वां प्रश्न है, पूर्णातः अंशम प्रति इति शिक्षणस्य सूत्रम अस्मिन् विधौ आइति विश्लेषण विधि है, मूल्यांकन विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, निगमन विधि है। अर्थात एक बार आप प्रश्न को पढ़ लीजिए, आंसर चूज कर लीजिए, फिर इसका सही आंसर देख लेते हैं साथियों। तो प्रश्न नंबर 18 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो, पूर्णात अंशम प्रति इति मतलब पूर्ण से अंश की ओर, ये जो शिक्षण सूत्र है ये किस विधि में आता है? विश्लेषण विधि में आता है, प्रश्नोत्तर विधि में आता है, मूल्यांकन विधि में आता है या निगमन विधि में आता है? तो साथियों, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र मूल्यांकन, निगमन या प्रश्नोत्तर विधि में नहीं आता है, बल्कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र विश्लेषण विधि में आता है। किस में आता है? विश्लेषण विधि में। इसलिए आपके प्रश्न संख्या 18 में प्रथम विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। आपके 19वां प्रश्न है, एनसीईटी द्वारा है कति छात्रेषु एक है शिक्षक है निर्धारित है, 12, 10, 15 है और 16 है। साथियों, एनसीईटी के द्वारा कितने छात्रों पर एक शिक्षक निर्धारित किया गया है? 12 छात्रों पर, 10 छात्रों पर, 15 छात्रों पर और 16 छात्रों पर। एनसीईटी का मानना है साथियों कि भाई कितने, यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 में जो सही उत्तर है 10 छात्रों पर, कितने छात्रों पर? 10 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए। विकल्प आपके जो 2 है प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 20वां प्रश्न है साथियों, 20वां प्रश्न है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है बल्कि शक्ति प्रदान करना है, यह कथन किसका है? ड्यूट महोदय का है, बेकन महोदय का है, डटन का है या रमन का है? तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर बताइए। गणित के बारे में ये जो कथन कहा गया है किसके द्वारा कहा गया है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है साथियों, बल्कि शक्ति प्रदान करना है। 20वें प्रश्न में राइट आंसर बताइएगा। तो साथियों, प्रश्न संख्या 20 में जो आपके सही उत्तर है ये कथन डटन महोदय का है। किसका है? डटन महोदय का। इसलिए विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 को देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 21, देखो 21वें प्रश्न पे हम आ चुके हैं। आपके प्रश्न नंबर 21 है, गणित शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं एवं जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है? प्रयोगशाला विधि, विश्लेषणात्मक विधि, संश्लेषण विधि या प्रयोजना विधि? तो गणित की बात नहीं है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो साथियों, जिसमें हम अज्ञात से ज्ञात की ओर तो चलते हैं और खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिले, उस विधि का नाम आपको प्रश्न नंबर 21 में देखना है। तो 21वें प्रश्न का जो सही आंसर है साथियों, जिसमें हम अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं और खोज करने की प्रवृत्ति का प्रोत्साहन मिलता है, वो है आपके विश्लेषण विधि। चीज़ों को तोड़ तोड़ कर इसमें अंशों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो अतः आपके प्रश्न नंबर 21 में दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। देखिएगा, टोटल 25 प्रश्न यहाँ पर है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि 25 में से आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही बैठ रहे हैं। एक और चीज़ ये है कि किसी प्रश्न में आपको लगता है कि यार इस प्रश्न में तो ये आंसर होना चाहिए, कोई त्रुटि संशोधन वाली बात हो, तो बिल्कुल आपके कमेंट का स्वागत है साथियों। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट 22वें प्रश्न को देखेंगे। यहाँ विश्लेषणात्मक विधि आपका आंसर है। तो चलिए 22वां प्रश्न, सीखने के आकलन का आधार होता है व्याख्या कर सकना, व्यावहारिक परिवर्तन, पुनर्स्मरण और जैसे का तैसा लिख देना। तो सीखने के आकलन का आधार इनमें से क्या होता है साथियों? प्रश्न संख्या 22 में राइट आंसर देखिए, जैसे का तैसा लिख देना तो नकल हो गई, ये सीखने के आकलन का आधार नहीं होता है साथियों। पुनर्स्मरण, व्याख्या या व्यावहारिक परिवर्तन? तो आपके प्रश्न नंबर 22 में जो सही आंसर है साथियों, पहला या तीसरा विकल्प नहीं बल्कि दूसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। व्यावहारिक परिवर्तन सीखने के आकलन का आधार माना जाता है। किसको? व्यावहारिक परिवर्तन को, जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन आता है उसको। तो 22वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 23 है, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है निगमन विधि, आगमन विधि, प्रदर्शन विधि और कोई नहीं।
तो कोई नहीं को आप विकल्प से हटा दीजिए। अब आपके सामने आगमन, निगमन और प्रदर्शन, रेखा गणित की बात की जा रही है साथियों। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न संख्या 23 में जो विकल्प आपके सही है, आगमन निगमन आपका आंसर नहीं है बल्कि प्रदर्शन विधि आपका आंसर है। रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली जो शिक्षण विधि है, प्रायोगिक स्तर मतलब जिसमें प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग यहाँ पर प्रदर्शन विधि में किया जाता है साथियों। इसलिए आपके तीसरा ही विकल्प आपके प्रश्न नंबर 23 का बिल्कुल सही उत्तर है। अब सेकंड लास्ट मतलब 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 24, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है, प्लेटो है या फिर आर्यभट्ट है या न्यूटन है या फिर रमन है। तो इनमें से मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता गणित में कौन है? 24वें प्रश्न में राइट आंसर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर है। साथियों 24वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता इनमें से कौन है? प्लेटो है साथियों। कौन है? प्लेटो। विकल्प एक आपके 24 का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देखेंगे साथियों। ये आपके 62 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं शिक्षण विधियों के, और इनके बाद में भी आपके 38 टेस्ट आना और बाकी है। तो पूरे 100 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज को पूरा ज्वाइन करके रखिएगा साथियों। और इनके अलावा मैंने हिंदी की, साइकोलॉजी की, आपके टीचिंग मेथड की तो ये है ही सही, और संस्कृत की ये 3-4 टेस्टों की सीरीज भी चला रखी है। साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर वीडियो भी बीच बीच में मैं देता रहता हूँ। तो ये जो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं उनको भी जरूर अटेंड किया करो। आज का अंतिम और 25वां प्रश्न है, फ्लेनल बोर्ड में लगने वाला कपड़ा होता है, रेशम का होता है, खादी का होता है, कपड़ा नहीं लगा होता है, और कोई भी कपड़ा आप लगा सकते हो। तो कोई भी कपड़ा नहीं लगा सकते साथियों। प्रश्न नंबर कपड़ा नहीं लगा होता है गलत है, क्योंकि कपड़ा तो लगा होता है। अब पहला या दूसरा विकल्प, तो 25वें प्रश्न में जो सही आंसर है उसका चयन आपको करना है साथियों। फ्लेनल बोर्ड में जो लगने वाला कपड़ा होता है वो रेशम का नहीं होता, बल्कि वो किसका होता है? खादी का होता है। किसका होता है वो कपड़ा? खादी का होता है। दूसरा विकल्प आपके 25वें प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये कंप्लीट हुआ आपके पेपर नंबर 62। यहाँ पर एंड स्क्रीन में ये जो आपको प्लेलिस्ट दिख रही है, इस पे टच करके आप पिछले सभी टेस्टों को अटेंड कर सकते हो, शिक्षण विधियों के सभी टेस्टों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्लेलिस्ट पर टच कीजिए और सभी टेस्ट अटेंड जरूर करिएगा साथियों।